अपनी स्क्रीन पर इन दो चेहरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। एक है प्रियंका गांधी और दूसरी है बिल्किस बानो। एक की पहचान भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से है और दूसरे की पहचान ऐसी है जैसी पहचान कोई भी महिला किसी भी रूप में नहीं पाना चाहेगी। परम प्रताड़ना झेलने के बाद इंसाफ की बेहद लंबी लड़ाई, लगभग 2 दशकों का संघर्ष और इन सब के बाद घटिया राजनीति ने एक बार फिर से कैसे बिल्किस बानो को 2022 से उठाकर 2002 में पटक दिया, ये आप सब ने देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिल्किस बानो और प्रियंका गांधी की चर्चा एक साथ क्यों कर रहा हूं, तो इसका जवाब थोड़ी देर में आपको दे दूंगा। और मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग मेरी बातों से 100% सहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि बिल्किस बानो के दर्द के सफर को आप सब जान लें, पहचान लें। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इस कहानी को पहले से जानते होंगे, कुछ लोग विस्तार से जानते होंगे, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बेहद कम शब्दों में आपको बिल्किस के अब तक के सफर के बारे में बता सकूं। यहां सफर शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझ लीजिएगा। आगे जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे दिल से सुनिएगा। मामला है 27 फरवरी 2002 का। साबरमती ट्रेन में सवार कार सेवक गुजरात वापस जा रहे थे। सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब बोगी नंबर 5-6 में आग लगा दी जाती है और इस आग में 59 कार सेवक जिंदा जल जाते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी 28 फरवरी को गुजरात में दंगे भड़क जाते हैं। इन दंगों में 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आई, जिनमें 1/4 संख्या हिंदुओं की थी। 28 फरवरी से शुरू हुए ये दंगे 3 मार्च तक लगातार चलते रहे। फिलहाल हम 2002 के दंगों पर कोई विशेष चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय बिल्किस बानो है, इसीलिए अन्य मुद्दों को विस्तार से नहीं छुएंगे। 21 साल की बिल्किस बानो उस वक्त अपने मायके में थी। 3 मार्च 2002 का दिन था। पूर्व आईएएस हर्ष मंदर अपनी इस किताब में लिखते हैं कि दामोह जिले के रंधिकापुर गांव में बिल्किस के पड़ोसियों ने गांव में रहने वाले सभी 60 मुस्लिम परिवारों के घरों को जला दिया। बिल्किस का परिवार जान बचाने के लिए घर के पीछे के रास्तों से खेतों की ओर भाग रहा था। भागते हुए बिल्किस ने आखिरी बार अपने घर की एक झलक पाने के लिए पीछे मुड़कर देखा। बिल्किस के हाथों में 3 साल की बच्ची थी। इसके साथ ही बिल्किस 5 महीने की गर्भवती भी थी, यानी कि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था। उनके परिवार ने सबसे पहले सरपंच के यहाँ जाकर शरण ली थी। इसके बाद बिल्किस के परिवार की कोशिश थी कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया में चले जाएं, जहां पर जान बचाई जा सके। इसके लिए इन लोगों ने मेन हाईवे को छोड़कर कच्चे रास्ते पर जाना उचित समझा, मगर शायद बिल्किस के परिवार वालों को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस चीज से बचने के लिए वो कच्चे रास्तों पर जा रहे हैं, वे रास्ते उनके जीवन के कच्चे धागों को तोड़ देंगे। इन्हीं कच्चे रास्तों पर दंगाइयों ने इन लोगों को देख लिया, जो कि तलवार और हंसिए से लैस थे। यहाँ एक बात और समझने वाली है, ये सारे दंगाई बिल्किस के गांव के ही थे। सब एक दूसरे को जानने वाले थे। बिल्किस इन्हीं लोगों के बीच पली बड़ी थी। यहाँ तक कि बिल्किस इन सब को नाम से जानती थी, मगर शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि राजनीति ने नफरत इतने भीतर तक उतार दी है कि एक ही गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अब जब दंगाइयों ने इन मुस्लिम परिवार को पकड़ लिया था, तो अपने धारदार हथियारों से परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी तथा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इन दंगाइयों को थोड़ी देर बाद जब लगा कि सब के सब मारे जा चुके हैं, तब वे वहां से वापस चले गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही 3 साल की बिल्किस बानो की एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची को जमीन पर पटक कर मार दिया गया। सभी लोगों को मरा हुआ समझकर दंगाई वापस चले जाते हैं, मगर बिल्किस बानो अभी जिंदा थी। बाद में जब उन्हें होश आया तो वो पड़ोस के गांव पहुंची। वहां पर अर्धनग्न बिल्किस बानो को कपड़ा वगैरह मिला। वहीं पर उसे एक पुलिस कर्मचारी भी मिलता है, जो बिल्किस को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहां एफआईआर दर्ज होती है, मगर आरोपियों के नाम नहीं लिखे जाते। इसके बाद बिल्किस बानो को रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया जाता है। इस घटना में बिल्किस के पिता और उनके पति बच गए थे, क्योंकि वो उस वक्त परिवार के साथ नहीं थे। बिल्किस के पति उन्हें खोजते हुए कैंप में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बिल्किस मिल जाती है। यहाँ बिल्किस बानो से मुलाकात से पहले ही उनके पति को अपनी पत्नी के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। इस पुस्तक के अनुसार बिल्किस के साथ हुई इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों को जब इस परिवार के लोगों की लाशें मिली, तो मामला बाहर आया और पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। रेप के 4 दिन बाद बिल्किस बानो का मेडिकल कराया गया। मेडिकल टीम ने शवों का पोस्टमार्टम करने में जानबूझकर लापरवाही की। पुलिस ने लाशों को गुप्त स्थान पर इस प्रकार दफना दिया जिससे उनकी पहचान न की जा सके। आरोप ऐसे भी लगाए जाते हैं कि पुलिस ने तथा मेडिकल टीम ने लाशों के साथ इस कदर छेड़खानी की कि सबूत न मिल सके, यानी सबूत मिटाने के प्रयास बड़े स्तर पर किए गए। जिसके बाद 25 मार्च 2003 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सबूतों के अभाव में मामले को बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही अप्रैल 2003 में यह मामला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंचता है और उनकी मदद से बिल्किस सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देता है और जब यह मामला सीबीआई के पास पहुंचता है तो सीबीआई दफनाई गई लाशों को फिर से खोद कर बाहर
निकालती है, जिसमें पता चलता है कि लाशों के सिर को बदल दिया गया था जिससे उनकी पहचान न की जा सके। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बिल्किस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाती है, यानी कि अब तक बिल्किस बानो 6 साल की कानूनी लड़ाई लड़ चुकी थी। वीडियो में बने रहिए, आगे अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। बाद में महाराष्ट्र का हाईकोर्ट भी इस सजा को बरकरार रखता है, यानी कि जो उम्र कैद की सजा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी वही सजा महाराष्ट्र हाईकोर्ट द्वारा भी जारी रखा जाता है। इसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इनकी सजा को बरकरार रखता है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है, सालों तक चली अदालती लड़ाई में लंबे समय तक ये आरोपी बेल पर बाहर घूमते रहे। जरा सोच कर देखिए, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की सुनवाई से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई और फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, इन सारी जगहों पर एक महिला किस तरीके से बार बार लगातार अपने बलात्कारियों और परिवार के हत्यारों का सामना कर रही होगी, और वो भी ऐसे दरिंदों का सामना जो खुद बिल्किस के ही गांव के हों। उस दृश्य को महसूस करिए जब ये आरोपी बेल पर बाहर आते होंगे और बिल्किस अपने गांव में इन्हें घूमते टहलते हुए देखती होगी, उस महिला के दिमाग पर क्या असर होता होगा। यहाँ एक बात और समझने वाली है, आरोपियों की यानी सजा पाए हुए लोगों की संख्या 11 थी और उनके खिलाफ लड़ने वाली एक अकेली महिला बिल्किस। ये लड़ाई कितनी भयावह रही होगी कल्पना करके देखिए, मगर फिर भी ये महिला लगातार लड़ती रही। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए, घर और सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके बाद से बिल्किस और उनके परिवार को नए जीवन की उम्मीद नजर आई थी। लग रहा था कि अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आएगी, दोषियों को सजा मिल गई है और इन्हें नया जीवन शुरू करने का आधार। मगर शायद बिल्किस को इतना दर्द देने के बाद भी कुछ लोगों को उनकी खुशी मंजूर नहीं हो रही थी, या फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए अभी इस परिवार को और भी प्रताड़ित करना बाकी था। तभी दिन आता है 15 अगस्त 2022 का, और देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात दंगों के वक्त, यानी कि जब बिल्किस के साथ ये सब कुछ हुआ, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री वही नरेंद्र मोदी थे जो 2022 में भारत के प्रधानमंत्री थे। एक तरफ लाल किले पर भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ बलात्कार और हत्या के दोषियों को गुजरात की सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया। कितना बढ़िया स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और बताया गया कि इनका आचरण बहुत अच्छा था, और ये सब कुछ गुजरात के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान में रखिए, उस शख्स को याद करना जरूरी है जो बिल्किस के लिए धरती पर देवता से भी बड़ा स्थान रखता है, और वो है उनके पति। बीबीसी से बातचीत करते समय बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल कहते हैं कि बिल्किस के साथ क्या कुछ हुआ ये मैं अलग अलग माध्यमों से सुन चुका था, मगर मैंने कभी भी, आज तक मैंने कभी भी बिल्किस से इन मामलों पर चर्चा नहीं की कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मेरा प्रयास लगातार यही था कि किसी भी तरीके से बिल्किस को सामान्य रूप में लाया जाए, जिस सदमे को वो झेल रही थी उनसे बाहर निकाला जाए। बिल्किस के पति लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, मगर जब 2022 में 15 अगस्त के दिन बिल्किस के दोषियों को रिहा कर दिया गया, तब उनके पति के अनुसार लगभग 20 साल की उनकी लड़ाई जीरो साबित होती हुई दिख रही थी। बिल्किस के पति ने बताया कि एक लंबी लड़ाई के बाद हम चैन से जीना चाह रहे थे, लगा था कि अब जीवन सामान्य हो सकता है, मगर दोषियों की रिहाई के बाद से डर बढ़ गया है। यहाँ उनके पति ने यह भी बताया कि बिल्किस अब तक सामान्य नहीं हो पाई थी, अभी भी सदमे में जी रही थी। उनके पति ने यह भी कहा कि चूंकि सारे दोषी गांव के ही हैं, तो जब नजर के सामने आएंगे तो एक बार फिर से सारी कहानी घूम जाएगी। बिल्किस की मानसिक अवस्था ऐसी है कि आज भी किसी अनजान पुरुष से मिलने से घबराती हैं, कतराती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है, गुजरात सरकार ने इन बलात्कारियों और हत्या के दोषियों को अच्छे आचरण का हवाला देते हुए रिहा किया, मगर साल 2014 का गुजरात सरकार का ही बनाया हुआ एक नियम है कि बलात्कारियों को या फिर 2 से अधिक लोगों की हत्या के आरोपियों को हत्या के मामले में, या फिर जिस व्यक्ति को किसी केंद्रीय एजेंसी ने सजा दी हो, उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी ही नियमावली केंद्र सरकार की भी है कि बलात्कारियों को अच्छे आचरण की वजह से सजा में छूट नहीं मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नियमावली में ये सब कुछ है, लिखा हुआ है, तो फिर इन लोगों को छूट कैसे मिली? तो यहाँ पर गुजरात सरकार का कहना यह है कि चूंकि ये नियमावली 2014 की है और बिल्किस के साथ जो हुआ वो घटना 2002 का मामला है और इन्हें सजा मिली 2008 में, यानी कि ये नियम बनने से पहले, यानी कि साल 2014 में बना हुआ नियम इन लोगों पर लागू नहीं होगा। अब इसे लेकर लगातार गुजरात सरकार पर आरोप लगता है कि उन्होंने एक बहाना ढूंढकर किसी भी तरीके से इन बलात्कारियों और हत्यारों को समय पूर्व रिहा किया, बचाया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्किस के पक्ष का यह भी कहना है कि इन लोगों को रिहा करने से पहले बिल्किस बानो को सूचित तक नहीं किया गया था। हमने अपने पिछली वीडियो में इस बारे में चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट
ने पिछली सुनवाई में यह भी सवाल उठाया था कि क्या इसी तरह से अन्य लोगों को भी अच्छे आचरण के आधार पर छूट दी जाती है। मगर सोचने वाली बात यह है कि बिल्किस के बलात्कारियों में ऐसा क्या विशेष था कि गुजरात की सरकार ने उन्हें रिहा करने का जुगाड़ ढूंढ लिया। एक तरफ जहां हमारे देश में सालों साल लोग बिना ट्रायल और बिना किसी गुनाह के जेल में पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, और जिनका पूछने वाला होता भी है यदि सत्ता चाह ले तो उन्हें जेलों में डालकर सड़ा दिया जाता है। जैसे कि उमर खालिद को याद कर लीजिए, साल दर साल बीत गए, न बेल न सुनवाई। उमर खालिद के मामले पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बिल्किस बानो का मामला आने वाले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुना जाएगा। अन्य वीडियोज में हम उनकी चर्चा करेंगे। मगर यह सारी कहानी बताने के पीछे का कारण सिर्फ एक था कि इस महिला ने कितना कुछ झेला है, क्या आप उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। और इन सब के बाद एक बात और जान लीजिए, बिल्किस बानो अपने बलात्कारियों और परिवार के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि यह सच है कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो जाए, मैं उन्हें उम्र कैद ही चाहती हूं। एक सामान्य पुरुष को 2-4 बार थाने और कचहरी जाना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है। कोर्ट में 2 तारीखों के बीच मुकदमा लड़ने वालों के साथ क्या क्या होता है, यह आप सबने वास्तविकता में भी देखा है और हिंदी फिल्मों में विस्तार से दिखाया गया है। किस तरीके से धमकियां दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, यह सब कुछ आप सब जानते हैं। मगर इतना कुछ झेलने के बाद जब इन आरोपियों को रिहा किया गया तो इन्हें लड्डू खिलाते हुए और माला पहनाते हुए तस्वीरें देखकर बिल्किस के दिल पर क्या गुजरी होगी, थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए। अब समझने वाली बात यह है कि वैसे तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति आज भी बेहद खराब है। आए दिन बलात्कार और प्रताड़ना की खबरें इधर उधर से आती रहती हैं, मगर बिल्किस बानो का मामला अलग ही है। ऐसे बहुत कम महिलाएं हैं हमारे समाज में जिन्होंने इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी हो और 20 साल बाद फिर से 3 फरवरी 2002 पर इन्हें वापस भेज दिया गया। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस ने 50 महिलाओं का नाम सामने रखा था, यानी कि 40% महिलाओं को टिकट दिया गया था। मगर इनमें खास बात यह थी कि कुछ ऐसी महिलाओं को चुना गया जिन्हें समाज और सिस्टम ने प्रताड़ित किया था। प्रियंका गांधी ने नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसी लड़ाई के तहत उन्होंने आशा सिंह नाम की एक महिला को, जो कि यूपी के उन्नाव से थी, उन्हें टिकट दिया। इसके पीछे वजह थी कि आशा सिंह की बिटिया के साथ हैवानियत हुई थी, वही कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला, और आशा सिंह के पति की भी मृत्यु हो गई थी। प्रियंका गांधी ने रितु सिंह नाम की एक महिला को भी टिकट दिया, जो कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर भाजपा के गुंडों ने उस महिला के सरेआम कपड़े फाड़ दिए और चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की थी। शाहजहांपुर की पूनम पांडे को भी टिकट दिया गया, जो कि आशा वर्कर थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती थी, मगर इन्हें पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था। आपको याद होगा हाथरस कांड में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पुलिस प्रशासन से लड़ते हुए परिवार वालों से मिलने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान यह भी देखने को मिला कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की तक की गई, उन्हें ढकेल दिया गया। अब सवाल यह है कि जब इतनी सारी महिलाओं को, जिन्हें समाज या सिस्टम ने प्रताड़ित किया है, जिन्हें सबसे बड़ा दुख दिया गया है, उन्हें लड़ने के काबिल बनाया जा सकता है, यदि प्रियंका गांधी इन्हें मैदान में उतार सकती हैं, तो फिर बिल्किस बानो की तरफ नजर क्यों नहीं जाती। हाल ही में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कथित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए बलात्कारियों को समय से पहले रिहा किया। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि ये लोग बीजेपी नेताओं के मंचों पर बैठे हुए दिखाई दिए, भाजपा का चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। तो सवाल यह है कि जब बीजेपी बलात्कारियों को छोड़कर राजनीति कर रही है, तो फिर पीड़ितों के साथ खड़े होकर क्या राजनीति नहीं की जा सकती, क्या नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह का बेहतरीन प्रयास तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पहले भी किया था। आने वाले कुछ ही महीनों में देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार बेटियों के मसले पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और यह बात कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है, बल्कि फेल होना तो दूसरी बात है, हल्की बात है। यहां तो मोदी सरकार खुलेआम महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के साथ खड़ी नजर आती है, यानी आरोपियों के साथ खड़ी नजर आती, यानी आरोपियों का साथ देती हुई नजर आती है। ऐसे में क्या बिल्किस के संघर्ष को नया आयाम नहीं दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि जो राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, वो और उनकी बहन प्रियंका गांधी बिल्किस बानो को संघर्ष का चेहरा बना सकते हैं क्या उन्हें बनाया नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो प्रयास किया, उसका चुनावी परिणाम चाहे जो रहा हो, मगर उन्होंने एक मजबूत संदेश देने का प्रयास जरूर किया। लेकिन जब बात लोकसभा के चुनाव की आती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप दर्शक जवाब दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता कि बिल्किस बानो की सालों की लड़ाई और असहनीय दर्द को पूरे देश के सामने मजबूती से रखे जाने की जरूरत है। और यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस बिल्किस बानो को महिला संघर्ष का चेहरा बनाती है, तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।